स्टार्ट हो गया? गया। यस। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हम कश्मीर इशू को कवर कर रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा। ठीक है, इस नहज तक कश्मीर क्यों पहुंचा है, किस वजह से पहुंचा है, ठीक है, वो हमने सारा कुछ पढ़ लिया। उसमें इंटरनेशनल एक्टर्स का क्या रोल रहा है, आपके पास ये जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल रहा है, इंपॉर्टेंस कश्मीर की क्या रही है, और आपके पास हमारा लीगल पॉइंट क्या है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब कश्मीर की जो आज की पिक्चर है ना, करंट पिक्चर ऑफ कश्मीर इशू, अभी जो कश्मीर इशू है ना, वो आपके पास ऐसा है कि इट इज द वाटर शेड मोमेंट फॉर कश्मीर। ये एक आप कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट है कश्मीर की हिस्ट्री का। किस लिहाज से? क्योंकि आपके पास वर्चुअली इंडिया ने कश्मीर को एक किस्म का, मतलब वो कहते नहीं है हड़प कर जाना, वो कर लिया है। ठीक है, उसका पहले स्टेप आपके पास क्या मिलता है कि यार इंडिया ने जो है ना वो अपने पंजे गाड़ दिए कश्मीर में, क्या करके, जो कि उन्होंने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है ना वो 5 अगस्त 2019 को ये ख़त्म कर दिया। अब स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, एक पिक्चर हमारे सामने आती है कि करंट अभी क्या सिचुएशन चल रही है। करंट सिचुएशन ये है कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है, वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो एफर्ट्स है ना इनके, जो मतलब वो एट्रोसिटीज़ में भी हमने पढ़ा था कि डेमोग्राफिक चेंज का जो इनका ख्वाब था ना, वो उसकी तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले जा रहे हैं। और उसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है? उसकी एग्जांपल आपको डोमिसाइल लॉ के पास होने के बाद से मिलती है। ठीक है, कि आपके पास इतने सालों तक, 10 सालों तक अगर कोई बंदा बाहर का भी हो और वो कश्मीर में रहा हो तो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि इन्होंने स्पेशल स्टेटस क्यों खत्म किया, फिर इसके बाद ये लॉ क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। इसी तरह आपके पास एक दूसरी पिक्चर भी सामने आती है कि कश्मीर पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कश्मीर इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ सीज, मतलब एक कश्मीर एक मुआसरे की उसमें है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 10 लाख की फौज कश्मीर में, मतलब वो मौजूद है, इंडियन आर्मी। ठीक है, कंप्लीट ब्लैकआउट है। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, मीडिया ब्लैकआउट, सारी चीजें बंद है और सख्त किस्म का कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है। और वो वक्फे वक्फे से उसको खोलते हैं क्योंकि 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी हालात नॉर्मल नहीं हुए। और इसकी एग्जांपल आपको ये जो आप पिछला 5 अगस्त गुजरा है ना, उसमें भी आपके पास कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन किया गया था। ठीक है, आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या सूरत हाल है? पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह आपके पास वो देखते रहते हैं ना, जिस टाइम क्वेश्चन ऑफ एक्सेशन का वो था कि आपके पास महाराजा ने सारों को मतलब वो जेल में डाल दिया था, ये सूरत हाल अभी भी है पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो इंडिपेंडेंस की वो नारे लगा रही हो या आपके पास प्रो इंडिया हो, सारों को या तो जेलों में डाल दिया गया या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले, ठीक है 2 या 3 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक ब्यूरोक्रेट को, जो कि एक कैरियर ब्यूरोक्रेट था, वहां का गवर्नर, ठीक है, उसको हटा दिया गया और आरएसएस के एक लीडर को वहां का गवर्नर बना दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि हाउ इट इज स्प्रेडिंग इट्स टेंटिकल्स इनटू द कश्मीर, और रियलाइज करने भी जा रहे हैं। ये आपके पास रेयरली होता है कि आपके पास जो गवर्नर कश्मीर के रहे हैं ना, नॉर्मली ये कैरियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह रहे हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि आरएसएस ने अपना बंदा वहां पर अपॉइंट कर लिया है। तो ये है कि अब आपके पास ये बीजेपी ने अपना एक बंदा अपॉइंट कर लिया जो कि लाइफ मेंबर ऑफ आरएसएस है। ठीक है, ये पिक्चर है अभी तक कश्मीर की, ये पिक्चर हमारे सामने है। ठीक है, अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटरशेड मोमेंट हम इसको क्यों कहते हैं कश्मीर की इसके लिए, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया ना और इंडिया ने बाकायदा तौर पर इसको अज़म कर दिया है, तो इसके बड़े ही फार रीचिंग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पड़ने वाले हैं। क्यों पड़ने वाले हैं? क्योंकि इसकी एग्जांपल आपको नीचे मिलेगी कि किस तरह उन्होंने किया और फिर क्यों किया। अब स्पेशल स्टेटस इतने अरसे से मौजूद था, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन इंडिया के आइन में इसको 1949 में इनकलकेट कर दिया गया था। आर्टिकल 370 जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चीज़ है। आर्टिकल 370 में क्या है और 35A में क्या है। 35A जो आर्टिकल है ना, वो आपके पास 1954 में आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट कर दिया गया था। इसके बेस पर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का
दर्जा दिया गया था। अब स्पेशल स्टेटस वैसा है क्या चीज, आर्टिकल 370 क्या है, किसी को याद है? असीब, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, कि आर्टिकल 370 क्या है, उसमें बुनियादी बातें क्या है, और आर्टिकल 335A क्या है? सर क्लियरली तो याद नहीं है, अगर आप हाँ रिवाइज करा शाबाश, दें। किसी को पता है इसमें क्या था? आप लोग एक साल से सुन रहे हो ना, अभी सर तकरीबन एक 370 साल। में ये है कि मतलब वो अपने लिए आइन बना सकते हैं ना, मतलब उनके ऊपर इंडिया का कानून जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, वो अपने लोगों के लिए खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उनकी अपनी हम्म। असेंबली होगी। और 35A में ये है ना कि सर परमानेंट यहाँ का सिटीजन सिर्फ कश्मीरी ही होंगे, किसी बाहर से मतलब दूसरे को जो है वो इसमें जमीन वगैरह नहीं खरीद सकता। गुड, चलो ये किसी हद तक ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 370 आर्टिकल आपके पास तीन बुनियादी बातें कहता है। फर्स्ट, देयर शुड बी इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की मुकम्मल इंटरनल ऑटोनॉमी हो। इंटरनल ऑटोनॉमी दो बेसिस पर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और लॉ लेजिस्लेशन के हवाले से। वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वो ही कंट्रोल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो तीन चीज़ों पर कानून साजी नहीं कर सकते। ये इस 370 में था ना कि कश्मीर के जो असेंबली है ना, वो सिर्फ तीन चीज़ों पर कानून साजी नहीं कर सकती, बाकी वो इंटरनली ऑटोनमस है। वो कौन सी तीन चीज़ें थी? फॉरेन पॉलिसी की, कम्युनिकेशन और डिफेंस शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपके पास डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड करेंसी, ये तीन चीजें थी आपके पास। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, कि यार ये चीजें जो है ना, ये इंडिया की वो मतलब वो क्या सवाबदीद होगी या प्रेरोगेटिव होगा, ठीक है, इंडियन स्टेट का प्रेरोगेटिव होगा। बाकी ये लॉ मेकिंग में इंडिपेंडेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिपेंडेंट है। उसमें दूसरी क्या चीज थी? दूसरी ये चीज थी कि आपके पास कश्मीरी की, कश्मीर के जो लोग हैं ना, इनकी डुअल नेशनलिटी होगी। डुअल नेशनलिटी का क्या मतलब है? कि वो कश्मीर के भी बाशिंदे होंगे और आपके पास इंडिया की भी नेशनलिटी उनको एट सेम टाइम हासिल होगी। तीसरा उसमें यह पॉइंट था कि आपके पास जो कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट नहीं होगा, स्टेट सब्जेक्ट कौन से लोग हैं? जो कि आपके पास वहां पर पैदा हुए, जहां पर उन जिन लोगों के पास वहां का डोमिसाइल है, बगैर उन लोगों के जो कि कश्मीर के डोमिसाइल रखते हैं, कोई भी बंदा कश्मीर का सिटीजन नहीं बन सकता। तो मतलब दूसरे तीसरे पॉइंट में क्या बात है कि हर एक कश्मीरी तो इंडियन था, लेकिन हर एक इंडियन कश्मीरी नहीं बन सकता, ठीक है? ये आपके पास श्योरिटी दी गई थी। 35 आर्टिकल में क्या था? 35 आर्टिकल में मजीद इन चीजों को जरा एलाबोरेट कर दिया गया, ठीक है, कि आपके पास कोई भी बंदा जो कि कश्मीर का डोमिसाइल ना रखता हो, वो किसी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है ना, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कश्मीर में, उसमें मतलब ऑफिसर वगैरह नहीं बन सकता, ठीक है? वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, वो वोट भी नहीं दे सकता, ठीक है? और वो वहां पर पॉलिटिकल मतलब वो पॉलिटिकल मतलब कोई क्या एक्टिविटीज भी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये चीजें थी आपके पास स्पेशल स्टेटस में। अब क्या होता है कि अब आपके पास ये मसला मतलब डिकेट से चला आ रहा था, ठीक है? डिकेट से ये चला आ रहा था कि बीजेपी के जो कुछ एलिमेंट्स हैं ना, जो लाइफ मेंबर्स ऑफ आरएसएस है, उनका यही मकसद था कि यार ये जो है ना, आपके पास ये हम जब पावर में आएंगे तो ये इंडिया ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हम खत्म कर देंगे। स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का क्या मतलब? कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हम खत्म कर देंगे। ये इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है? ये आपके पास 2014 में जो इलेक्शंस हो रहे थे, उनमें भी आपके पास बीजेपी का यही इलेक्शन के मैनिफेस्टो में यही बात थी। और आपके पास जो इलेक्शन 2000 आपके पास फिर उसके बाद में हुए, ठीक है, 2019 में हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 2019 में एग्जैक्टली। तो 2019 में भी इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इनका ये हिस्सा था। अब आपके पास जो 2014 में इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का तो हिस्सा था, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस मोदी खत्म क्यों नहीं कर पाया था? असल में जो मैं मोदी का नाम ले रहा होता हूं, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे, हम एक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, जो कि एक फासिस्ट फिलॉसफी है, ठीक है? तो आपके पास ये क्यों नहीं हो पाया था? मिशन 44, ये मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास में, ये क्या था? ये मिशन 44 था उस टाइम आपके पास, ये बीजेपी का टारगेट। मिशन 44 क्या है? मिशन 44, एनीवन?
who knows anything about the Mission 44? क्या था इसमें? Anyone? सर मिशन 44 का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये प्रोसेस मोदी ने किया कैसे। अच्छा चलो प्रोसेस पर भी मैं आता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। असल में मिशन 44 ये था कि आपके पास कश्मीर की असेंबली, स्टेट असेंबली जो है ना, उसकी 87 सीट्स हुआ करती हैं, ठीक है। अगर आप उसमें से 44 सीट सिक्योर कर लेते हो ना, तो फिर आप 2/3 मेजॉरिटी आपके पास इंश्योर हो सकती है, आप कोई लेजिस्लेशन वहां पर कर सकते हो, और लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्पेशल स्टेटस को हटा सकते हो कश्मीर का। तो उनका मकसद क्या था आपके पास बीजेपी का, कि यार हमें अगर 44 सीटें मिल जाती हैं ना 87 सीट्स में, और कुछ हमारे पास इत्तेहादी मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल सीट्स भी हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे कि हम इसी असेंबली से मतलब बिल पास करवा लेंगे, और फिर वो प्रेसिडेंट वगैरह रेटिफाई कर देगा और स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? एक सेकंड, 44 सीट्स नहीं मिली होंगी सर। एग्जैक्टली इसे 1 सेकंड में, मुझे 1 सेकंड देता हूँ। आप सबको ये हेलो? सर आ रही है। जी सर आ रही है। चले जी। हाँ, तो हुमा की बात सही थी कि उनको सीट्स पूरी नहीं मिल पाई, उनको 23 सीट्स असल में मिल पाई, ठीक है। और उन्होंने मजबूरी में फिर कोalition गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बीजेपी मेड अ कोalition गवर्नमेंट इन कश्मीर, ठीक है। और वो कोalition गवर्नमेंट किसके साथ थी? वो महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने बनाई थी, ठीक है। आपके पास महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, जिनकी पार्टी का नाम है पीपल्स कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस तरह कोई नाम है, मैं कंफर्म आगे स्लाइड्स में आता है, ठीक है। तो वो जिस पार्टी के साथ मोदी की गवर्नमेंट ने मतलब वो क्या है पार्टी ने मतलब वो कोalition की थी ना, वो असल में स्पेशल स्टेटस के मतलब खत्म करने के खिलाफ थी। तो क्या था आपके पास कि बीजेपी ने जरूरत नहीं की 2018 तक इन्होंने जरूरत नहीं की। पता है ये 2018 तक किस बात का वेट कर रहे थे? इन्होंने 2018 में फिर मोदी क्या करता है, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी कश्मीर में गवर्नर रूल लगा लेती है, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देती है, ठीक है। क्यों डिसॉल्व करती है? ताकि इनका जो मिशन है ना कि स्पेशल स्टेटस को किसी तरह खत्म किया जा सके, उसको ये पाए तकमील तक पहुंचा सके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2018 में गवर्नर रूल वहां पर इम्पोज कर दिया, ठीक है। 2018 के एंड में वो कर देते हैं, मतलब स्टेट असेंबली को उड़ा देते हैं। सही, उड़ाने का मतलब ये है कि एबॉलिश कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। तो मुफ्ती में महबूबा मुफ्ती और ये सारे तो एक साइड पर हो गए, ठीक है। अब गवर्नर रूल है, तो सियाह और सफेद का मालिक वहां पर गवर्नर है। अब ये क्या करते हैं? अब ये ऐसा काम करते हैं ना कि ये गवर्नर के थ्रू एक समरी, एक एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजते हैं किस हवाले से कि यार आप जो है ना, आप ये स्पेशल स्टेटस जो है ना कश्मीर का ख़त्म कर दो। और प्रेसिडेंट भी मतलब वो भी तैयार बैठा होता है, ठीक है। तो इस तरह फिर वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर देते हैं। मैं आगे इसको समझाता भी हूँ, लेकिन ये पूरी स्टोरी मैं इसलिए बता रहा था कि यहाँ आपको एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मोदी गवर्नमेंट या मोदी रिजिम का यही प्लान था कि इन्होंने गवर्नर रूल इम्पोज करके ये स्पेशल स्टेटस खत्म करना था, तो ये 2018 तक वेट क्यों कर रहे थे? आपके ख्याल में क्यों कर रहे थे ये वेट? सर आई थिंक कि उनका अपना प्रेसिडेंट है यार। प्रेसिडेंट वही था, चेंज नहीं हुआ था, इनका ही प्रेसिडेंट था। ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, ये इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। कश्मीर में इलेक्शन का वेट कर रहे थे सर। कश्मीर में नहीं यार, क्या वैसे जनरल आपके सहन में क्या बात आती है? सर ये मतलब इलेक्शन के करीब ये वो एक सेकंड खुला हो देवा। सर ये अपने वो जो उन्होंने जो इलेक्शन कर रहे थे उनके लिए, अगर वो ताकि उनका इलेक्शन कैंपेन फिर वो जीत जाए सर एक हसीब ने एक बात की थी कि आपके पास इलेक्शन के करीब तो इसकी क्या वजह थी? सर कि वो इलेक्शन जीत जाए जो गवर्नमेंट जो होती है
असल में पता है ये वेट क्यों कर रहे थे? पहले पहले तो ये है कि ये वेट इसलिए कर रहे थे कि जब इंडिया में इलेक्शंस करीब होंगे ना, तो इनको एक पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी, पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। एक बात ये, ताकि इनके इलेक्शन बाकी वो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव, वो एक बात है, इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। दूसरा ये, अगर उस वक्त ये काम करते हैं ना, तो इनका जो अपर हाउस है, जिसको क्या कहते हैं आपके पास इंडिया में, अपर हाउस को क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उसको सेनेट कहते हैं, इंडिया में क्या लोकसभा। कहते हैं? राज्यसभा। 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 तो राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो ये वेट कर रहे थे किसी तरह कि जब हमारी मतलब वो अपर लोअर हाउस दोनों में मतलब अब 2/3 मेजोरिटी हम ले लेंगे ना, ठीक है, तब हम ये मिशन जो हमारा है कि स्पेशल स्टेटस को खत्म करना है, इसको हम पाए तकवीर तक पहुंचा लेंगे। और इसी तरह हुआ, आपके पास बीजेपी जीत गई और यही स्टेप्स इन्होंने दोहरा दिए। उनके मतलब अपर लोअर हाउस में मेजोरिटी बन गई। प्रेसिडेंट ने तो गवर्नर ने ऑलरेडी समरी भेजी हुई थी, ठीक है, एडवाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने वो मंजूर कर ली, ठीक है। फिर उसको मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था, ठीक है, ऑर्डिनेंस मतलब यहाँ पर अगर 3 महीने गुजर जाते तो ये चीज खत्म हो जाती। इन्होंने इतनी चालाकी से ये सारा काम किया है कि इन्होंने इंश्योर किया था कि जब ये ऑर्डिनेंस खत्म होगा ना, इसकी मुद्दत खत्म होगी, उस वक्त तक हमारी मेजोरिटी आ गई होगी। तो उन्होंने दोनों हाउसेस से पास कर लिया और ये एक लॉ बन गया, ठीक है। अभी पूरी कहानी समझ आ गई कि ये कितनी चालाकी से खेल रहे हैं। यस सर। इसी सर मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी जी सर ये जो गवर्नर राज लगवाया था, तो इसके पीछे इन्होंने क्या प्रिटेक्स मतलब किया था कि गवर्नर राज की जरूरत है, कुछ तो इन्होंने बोला होगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गवर्नर राज लग सकता है वहाँ पर इंडिया में, तो वो यही लग प्रीटेक्स्ट सकता होता है। यही लगा अच्छा। था, कोई बेस नहीं बनाई थी कोई, मतलब इस तरह जहाँ हमारे लगाते हैं ना गवर्नर राज से पहले के कोई गलत काम हुआ है तो उसकी वजह से लगा है, कोई ऐसी बेस नहीं बनाई थी इन्होंने। क्या बेस बनाई थी आगे मैं समझाता हूँ कि वो क्या अच्छा, कह रहे हैं, ठीक है। और जी जी मैं एक मेरा ये समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि जी जी जब आपने जिस तरह आपने ये मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपके पास भेजे प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंडेशन, वो पास होनी चाहिए। तो ये कोई है कि मतलब कि इधर तो गवर्नर राज के थ्रू हमारे पास रिकमेंडेशन आई है ना, तो वही हम इसको सारा जस्टिफाई करेंगे। समझाता हूँ, ठीक सारा है, ठीक समझाता हूँ, वेट कर लो, सारी बातें ठीक है, ठीक। समझाता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों की तबीयत में साफ कर लेता हूँ आज। तो आपके पास ये हुआ किस तरह था, ठीक है। ये 3 स्टेप्स उन्होंने लिए थे, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा डिप्लोमेटिक। बड़ी चालाक, अभी इनकी चालाकियां आप देखें, ठीक है। और ये इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि अगर मतलब वो संजू की का एक कोट है कि नो योर एनिमी, नो योर सेल्फ, एंड विक्ट्री इज नेवर इन डाउट इवन इन 100 बैटल्स। कि अपने दुश्मन को पहचानो और अपने आप को पहचानो, और फिर जो है आपकी फतह जो है ना, वो 100 जंगों में भी उसमें कोई शक नहीं होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अपने दुश्मन के नैरेटिव को भी समझना चाहिए, ठीक है, वो कर क्या रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स क्या लिए थे उन्होंने? सिंपल सारी बात, इन 3 स्टेप्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा और एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स ये थे, सिंपल सारी सी बात, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू आपके पास आर्टिकल 370 35 मतलब वो एबॉलिश कर दिया गया, सही है। ये आपके पास एडवाइस ऑफ द गवर्नर, यही बात है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई। फिर वही ऑर्डिनेंस कहाँ से पास करवाया गया? लोअर हाउस और अपर हाउस से, और फिर वो क्या बन गया? एक लॉ बन गया। तो इसी तरह आपके स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया, जो कि आपके पास आर्टिकल 37 जो 1949 में आया था, और आर्टिकल 35 है जो कि आपके पास 1954 में आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स क्या लिए थे? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो भी चेंज होगा ना। तो बुनियादी चेंज क्या आया? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या चेंज किया? उन्होंने कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक लद्दाख, मतलब एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक को एक नॉर्मल स्टेट बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी को, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जो कश्मीर स्टेट का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी का मतलब यह है कि इसको एक गवर्नर इसको रूल करेगा, ठीक है, सेंटर का एक अपॉइंटेड गवर्नर इसमें रूल करेगा, सही है। और वही मतलब स्याह और सफेद का मालिक होगा। कश्मीर के साथ इन्होंने क्या किया, जिसमें कश्मीर वैली आती है, कि जिस तरह इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं, आपके पास असम वगैरह हो गए, इस तरह न्यू दिल्ली हो गई, ये सारी मतलब आपके पास महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, जिस तरह ये सारी स्टेट्स है ना, कश्मीर को भी वही स्टेटस दे दिया कि आप हमारा एक नॉर्मल स्टेट, मतलब एक नॉर्मल, जहाँ से वहां पर इलेक्शंस होते हैं, वहां पर इंडिया का कानून लागू होता है, ठीक है, उसी तरह का स्टेटस अभी आपका भी है। आपका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, जिस तरह बाकी हमारे स्टेट से उसी तरह आप हो।
ठीक है, तो एक नॉर्मल स्टेट उसको बना दिया गया। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप में आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि जो 2 टुकड़े उन्होंने कश्मीर के किए, तो उसमें क्या क्या हमारे सामने आया। हमारे सामने ये है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कश्मीर को नॉर्मल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। नॉर्मल स्टेट मैंने इसलिए लिखा है कि इसके साथ कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, जो कि वो प्रीवियसली एंजॉय कर रहे थे इंटरनल ऑटोनॉमी की शक्ल में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप भी लिया कि यार ये काम करने के लिए नहीं है, उन्होंने पहले से ही 9 लाख फौज तकरीबन कश्मीर में मौजूद थी, ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन्होंने 70 से 80 हजार एडिशनल ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए। ठीक है, ताकि वहां पर लोगों को मजीद दबाया जा सके। वर्चुअली हर एक घर के पीछे, मतलब वो क्या है, हर एक घर के सामने वैली ऑफ कश्मीर में 2-2, 3-3 सिपाही उन्होंने खड़े कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास, कर्फ्यू लगा दिया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप ये है ना, कर्फ्यू लगा दिया, और उसमें कुछ इलाकों में शूट एट साइट के ऑर्डर थे। इतना सख्त कर्फ्यू उन्होंने लगाया। कर्फ्यू की मतलब वो डिटेल में आपको पिछले स्लाइड में देख चुके, इनह्यूमन कर्फ्यू किया उसको। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट कर दिया गया, वही बातें आपके पास आ जाती है। और अक्रॉस द बोर्ड कर दिया गया। ये नहीं है कि चाचा मामा वाले बातें नहीं थी अब कि आप मुझे सपोर्ट, दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको मतलब इसी तरह रहने देंगे और बाकी जो है वो जलील होते रहे। सबको अरेस्ट किया इन्होंने। ठीक है, और यही इनके लिए आई ओपनिंग लेसन है। अब आपके पास जो है एक और चीज हमारे सामने आई कि यार 12,000 लोगों को तकरीबन उन्होंने वैसे ही उठा लिया। मतलब आप एक जगह पर नहीं आते और आप बस बंदों को उठा लेते हो घर में जाके, मतलब वो नौजवानों को, और इसमें ज्यादातर नौजवान ही थे, और डिफरेंट इंडिया के जेलों में उसको बंद कर दिया गया। मीडिया और इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। ये इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स थे। अभी डिप्लोमेटिक स्टेप्स में इनकी जरा वो देखें कि ये जब ये सारा कुछ कर रहे थे, इतना पहले ही मतलब ये इंटरनेशनल लॉ, ये सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को तो ये रद्दी के टोकरी में फेंक चुके थे। ठीक है, और इनकी मतलब ये हठधर्मी देखे कि एक तो झूठ बोल रहे हैं और झूठ भी सीना तान के बोल रहे हैं। ठीक है, और हमारे कुछ मीडिया के वो भी उनको सपोर्ट तो नहीं लेकिन तंज कर रहे होते हैं पाकिस्तान के स्टेप्स पर। ठीक है, सो यू डिसाइड योरसेल्फ कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। डिप्लोमेटिक स्टेप्स इंडिया ने क्या लिए यार, डिप्लोमेटिक मेजर्स में नहीं है, उन्होंने 2 जगहों पर काम किया। एक तो ये है कि एक तो आपके पास एक नैरेटिव बाहर आप डेवलप करते हो, और एक नैरेटिव आप अपने मुल्क में भी डेवलप करते हो ताकि उसको सपोर्ट दी जा सके। तो डिप्लोमेटिक हवाले से उन्होंने डोमेस्टिक नैरेटिव क्या दिया, आप सब आपकी बात ये यहाँ पर एड्रेस होती है। ठीक है, डोमेस्टिक नैरेटिव ये दिया कि हमने जो ये काम किया है ना, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये आपके पास कश्मीरी लोगों के लिए है, ताकि हमारे पास कश्मीर के लोग बाकी हिंदुस्तानियों की तरह मतलब वो क्या है उनके मुकाबले में आ सके। मुकाबला मतलब यह है कि उनके लेवल पर आ सके, कि जो उनको आइन के में हासिल है उनको भी हासिल हो सके। अब इनके जरा वो उसको तो देखें ना कि ये किस तरह वो मीडिया को इस्तेमाल करके ये कि वहां पर क्या मतलब ये है कि वहां के लोग फ्रीली यहाँ पर आ सके, वह पहले भी आ सकते थे। ये चीजें होंगी, उनको डोमिसाइल का कोई इशू नहीं होगा, उनको एडमिशंस मिल सकेंगे। ये वो बाजार कहानियां उन्होंने डाल दी कि आपके पास ये जो है कश्मीरी और इंडियन का फर्क खत्म हो जाएगा, सारे इंडियन बन जाएंगे, जिस तरह मोदी का वो नारा है कि 1 लॉ 1 कंट्री। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नैरेटिव दिया कि ये चीज जो हमने किया ना, गवर्नर रूल वगैरह हमने लगाया, ये असल में जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है आपके पास ये कश्मीर में, एक आपके पास ये पीपल्स कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मुफ्ती महबूबा उसको लीड कर रही है, उनके वालिद साहब ने बनाई थी। ठीक है, वालिद साहब का नाम मुझसे उनका भूल गया। दूसरा जो आपके पास शेख अब्दुल्ला की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये उन्होंने ये नैरेटिव किया कि ये दोनों पार्टीज जो है ना, ये कश्मीर में इंडिपेंडेंस के टाइम से वो आपके पास पॉलिटिक्स कर रही है, और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए। और कश्मीर के लोग मतलब वो क्या है, वो आपके पास बेसिक नेसेसिटीज या डेवलपमेंट से मतलब आपके पास महरूम रहे। तो हमने ये चीज इसलिए की ताकि हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर जा सके, उसके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सके और कश्मीर तरक्की कर सके। 35A को इसलिए खत्म किया। ठीक है, और मतलब ये बात ही कह रहे थे कि आपके पास जो जब डेवलपमेंट नहीं होती, इन्होंने यही बात कहा कि कश्मीर को इस तरह रखा गया, दबा के रखा गया, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, वो ये पार्टीज करप्शन में मतलब मुलविस रही हैं। तो इसी वजह से आपके पास ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो टेररिज्म कर ही रहा है, मतलब इनका नैरेटिव है कि वो तो लोग भेज ही रहा है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं है। वो लोग उनके कहने में आ जाते हैं, वो उनसे पैसे पकड़ लेते हैं, इनका ये नैरेटिव है। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि हम इस इलाके में डेवलपमेंट करें, वहां पर भी थिएटर्स खुले, सिनेमास खुले, ये इनके अपने स्टेटमेंट्स हैं, प्लेग्राउंड्स खुले, यूनिवर्सिटीज खुले, ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। तो अपनी आवाम को इन्होंने कितना मतलब वो
खूबसूरत सा मतलब वो सजा के हमने कितना हीरोइक काम किया है, ठीक है। फौरन ले अब घर को तो इन्होंने निपटा लिया, ठीक है, अपने पपेट मीडिया के जरिए और ये नारेबाजी वगैरह करके, ठीक है। फौरन नैरेटिव पर उन्होंने क्या किया, बैरूनी मास पर इन्होंने क्या किया, बैरूनी मास पर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि यार कश्मीर जो है ना आपके भारत का इंटरनल इशू है, तो ये जो स्टेप हमने लिया है इट इज एन इंटरनल इशू, ठीक है। और इसको आप इसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है, अब आपको मैं आगे समझाता हूँ कि ये क्यों कामयाब हुए इस नैरेटिव में, क्योंकि ये नैरेटिव डिफरेंट कंट्रीज के स्टेटमेंट्स में हमें रिफ्लेक्ट भी हुआ, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास जो इंडिया ये स्टेप ले रहा था ना, तो की कंट्रीज जो है ना, चाहे आपका मिडिल ईस्ट हो, चाहे आपका वेस्ट हो, ठीक है, चाहे आपकी ईस्ट एशिया की कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो, उनको या तो इन्होंने इन्फॉर्म किया था या कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और इसकी एग्जांपल आपको कहाँ से मिलती है, एलिस वेल्स जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये यूएस डिप्लोमेट है, ठीक है, इनको ये सेकंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखा गया था फॉर ये साउथ एशिया, ठीक है, उस टाइम, ये अभी हट गई हैं। उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हमें इन्फॉर्म किया गया था लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। तो यूएसपी इस तरह नहीं था कि उसको कुछ पता नहीं था, यूएस को भी पता था, सारों को पता था कि ये चीज होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि जिस टाइम ये वो कर रहे थे ना, 70 ममालिक को विजिट किया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। फॉरेन मिनिस्टर जो था ना इंडिया का, वो 70 ममालिक को विजिट कर गया था। आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कितने विजिट्स किए थे? उस टाइम तो शायद मुश्किल से सर 7-10। उनको बेचारों का कसूर भी नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये हमारे फॉरेन ऑफिस को मतलब इंश्योर करना चाहिए था कि ये जो इंडिया के डिप्लोमेट्स दंदनाते कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ठीक है। तो यार ये चीज़ें हमारी तरफ से भी कमजोरियां हैं। कमजोरियां क्यों हैं, लास्ट में मैं जब लेक्चर कंक्लूड करूंगा मैं आपको वैसे ही एक नोट पे बता दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल। अब आपके पास तीसरा उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह अपने सियासी और माशी ताकत को इस मौके पर इस्तेमाल किया, ठीक है। किस तरह इस्तेमाल किया कि उसने दुनिया के रिस्पांस को डाइल्यूट करने के लिए नहीं है, वो ऐसा मतलब ये जो आपके पास ये विजिट कर रहे थे ना, इन्होंने ये जो इनके वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने इंश्योर किया कि हम हर एक कंट्री को ये बता दें कि वी आर मूविंग विद दिस एंड हम ये करेंगे, हमारा इंटरनल इशू है। और वो कंट्री ऑफेंड क्यों नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ी मार्केट है, वेस्ट के लिए भी मिडिल ईस्ट के लिए भी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि यूएस और यूके की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आपके पास क्या है, इंडिया है। रशिया की सबसे ज्यादा जो ट्रेड है ना, तकरीबन $100 बिलियन, वो क्या है आपके इंडिया के साथ है। इस तरह चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ है, ठीक है। चाइना को हम यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे, वैसे मैं आपको ट्रेड की बात बता रहा हूँ। इसी तरह आपके मिडिल ईस्ट के ममालिक, जिसमें सऊदी आपका सबसे बड़ा इलाका है, ठीक है, एक पार्टनर है, उसने सिर्फ आपकी एक कंपनी है, मतलब इंडिया की रिलायंस कंपनी, उसमें 25% शेयर्स आपके पास सऊदी अरेबिया के, $75 बिलियन के वो सिर्फ वो शेयर मतलब एक कंपनी में सऊदिया ने वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपका सीपेक कितने $billion का है? 46 था सर इनिशियली, हाँ तो ज्यादा हो गया। तो सर 63 समथिंग, 65 63 एग्जैक्टली, अब 62 63 तक वो पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा ले कि इकोनॉमिक क्लाउड को उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि हम इतने पैसों को भी इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो फिर ये सऊदी किस तरह इसको जाने देगा, ठीक है। अभी इसके बाद, इस वाक़े के बाद भी मोहम्मद बिन सलमान ने जो विजिट किया था ना यहाँ पर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, इंडिया में $50 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। इसी तरह यूएई के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। और तभी आपको मतलब वो देखने को मिलता है कि इन सारों ये जो फॉरेन नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया था ना, उसके नतीजे में वर्ल्ड का जो रिस्पांस आना चाहिए था ना, वो उस तरह का नहीं आया। किस तरह का रिस्पांस आया हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन मतलब डिप्लोमेटिक स्टेप्स इनके यही थे जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि यार इतनी ख्वारी ये कर क्यों रहा था, ये इतनी ख्वारी इनको क्यों करनी पड़ रही थी, ये स्पेशल स्टेटस वो रिवोक क्यों करना चाहते थे, ये उन्होंने क्यों रिवोक किया आपके ख्याल में? सर फिर वो रेफरेंडम करवाएंगे और वो उन्हीं के हक में फैसला देंगे, तो इन पर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा ना। डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी सर। हाँ, डेमोग्राफी की वजह से उनकी। अच्छा, चले मैं आपको समझाता हूँ सर डेमोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं आप तो।
एक मिनट, अभी लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा, 1 मिनट के बाद Population आते हैं। चले change, आप अपना, हाँ the आप, ratio. हम 15 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, ठीक है, जब लेक्चर का ये 1 सर मिनट मैं खत्म हो जाए। जी जी क्वेश्चन पूछ लूँ एक? सर जो जी जी लास्ट क्वेश्चन। अभी स्लाइड्स थी उसमें आपने कहा ना इंटरनल इशू, लास्ट लेक्चर में किसी का क्वेश्चन था अबाउट ना वो जो अगर मुस्लिम का चाइना में, तो इसको वो जो यही प्रिटेक्ट करके वो आपने यही बात बताने लगे थे कि इंटरनेशनल इशू को पाकिस्तान कंसिडर करता है, तो उनका यहीं से एक नरेटिव खत्म हो खोज देता है, जो प्रिटेक्ट देते होंगे कि जनाब इंटरनल इशू ऑफ इन इंडिया, उसमें तो पाकिस्तान की मतलब है ही नहीं, कोई से है ही नहीं, तो मतलब ये हमारा इंटरनल इशू है तो हमें खुद सॉल्व करना चाहिए। उस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए एक ये वाला पॉइंट और एक रिलीजियस वाला पॉइंट हम काउंटर कर सकते हैं ना उस आर्गूमेंट को।